जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स। मैं करुण आप सभी का करुण क्लासेस के माध्यम से स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज ज्यूरिस्प्रूडेंस। और ज़्यादातर ये एलएलबी में आपका एक सब्जेक्ट होता है। और ज़्यादातर वो स्टूडेंट जिन्होंने कभी फिलॉसफी नहीं पढ़ी होती है, थ्योरी को नहीं समझा होता है, वो इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि जब मैं इसे समझाऊं तो मैं इसको एक रियल सिनेरियो से भी जोड़ के समझाऊं, जिससे कि आप लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेहतर हो पाए। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, पहला लेक्चर है इसका, तो हम पढ़ेंगे इसका क्या मतलब होता है, ये वर्ड कहाँ से आया है, इस वर्ड का जेनेसिस क्या है वो हम देखेंगे। और कुछ जो एमिनेंट ज्यूरिस्ट हैं जिन्होंने डिफाइन किया है ज्यूरिस्प्रूडेंस को, उनकी हम चर्चा करेंगे। राइट, तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ज्यूरिस्प्रूडेंशिया अगर मैं इसे देखूं तो ये जो शब्द है ये लैटिन टर्म का है। ठीक है, ज्यूरिस्प्रूडेंशिया, इसी से हमारा ज्यूरिस्प्रूडेंस निकला है। तो ज्यूरिस्प्रूडेंशिया जो शब्द है वो कहाँ से है, लैटिन, एक लैटिन वर्ड है। अगर इसकी संधि विच्छेद की जाए तो जुरिस का मतलब होता है लॉ, और प्रूडेंशिया का मतलब होता है द स्टडी या नॉलेज। तो अगर इन दोनों को मैं कंबाइन करूं तो क्या मिल रहा है मुझे, डेटा मुझे मिल रहा है द स्टडी ऑफ लॉ, या कह सकता हूं मैं द नॉलेज ऑफ लॉ, स्टडी ऑफ लॉ या नॉलेज ऑफ लॉ। राइट, देखिए इसको ऐसे भी आप समझ सकते हैं, जैसे भारत में संसद जो कानून बनाती है वो एक अलग सिद्धांतों पे बनाती है। और हमारे जो जुडिशियल सिस्टम है, जैसे कि मैं अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करूं, अगर वो संविधान की व्याख्या यानी कि इंटरप्रिटेशन करती है तो वो अलग सिद्धांतों पे काम करता है। तो इसी तरह से जो भी हमारे लॉ से संबंधित जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, वो जो अपना काम करते हैं उस कानून को संरक्षित करने के लिए, वो अलग अलग सिद्धांतों पे काम करते हैं। तो आमतौर पे तो हम तो सिर्फ लॉ समझते हैं, राइट, पर उनके जो सिद्धांत होते हैं, किस सिद्धांतों में कैसे काम किया जाता है, वही स्टडी हम कहते हैं जुरिस्प्रूडेंस। तो क्या देखा हमने, जुरिस्प्रूडेंस का मतलब होता है द स्टडी ऑफ लॉ या द नॉलेज ऑफ लॉ। तो आइए शुरू करते हैं इसको पढ़ना। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, कुछ डेफिनेशंस हम देखेंगे वेरियस एमिनेंट जूरिस्ट के द्वारा, आप देख रहे होंगे। तो सबसे पहला नाम आता है ऑस्टिन का। ठीक है, तो आपकी जब भी आपको इसमें लिखने को आए जूरिस्प्रूडेंस के बारे में, तो आपने ऑस्टिन को जरूर मेंशन करना चाहिए। तो देखिए, ऑस्टिन साहब ने कहा है कि जूरिस्प्रूडेंस क्या होता है, ये होता है द फिलोसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ। इन्होंने कहा है एक फिलोसफी है किसकी, पॉजिटिव लॉ की। अब देखिए, पॉजिटिव लॉ को हमें समझना है, क्योंकि फिलोसफी तो हम जानते ही हैं ज्यादातर, और जो नहीं जानता मैं बता देता हूँ। डीप अंडरस्टैंडिंग, गहन चिंतन, डीप अंडरस्टैंडिंग को हम फिलोसफी कहते हैं। राइट, जब हम किसी चीज को बहुत डेप्थ में समझने का प्रयास करते हैं तो एक फिलोसफिकल एंगल होता है वो। ठीक है, पर अब क्वेश्चन है यहाँ पर, पॉजिटिव लॉ से हमारे ऑस्टिन साहब क्या कहना चाहते थे। तो पॉजिटिव लॉ का मतलब था इनके अनुसार, अकॉर्डिंग टू हिम, वो था कि पॉजिटिव लॉ में मुख्यतः तीन थ्री कंपोनेंट्स होते हैं, थ्री कंपोनेंट्स होते हैं। वो तीन कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, एक होता है कमांड, एक होता है आपका सोवरन, जिसे हम संप्रभु भी कहते हैं, और एक होता है आपका सैंक्शन। सैंक्शन को आप दंड भी कह सकते हैं। ठीक है, तो सोवरन हो गया संप्रभु, सैंक्शन हो गया दंड, और कमांड हो गया आदेश। तो पॉजिटिव लॉज वो होते हैं जहां पर एक सोवरन अथॉरिटी एक कानून बनाती है, तो वो आम जनता के लिए वो कमांड होता है। अगर आम जनता उसे नहीं मानेगी तो उनको दंड दिया जाएगा। तो ये होता है आपका पॉजिटिव लॉ। अब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू इंडिया। अगर मैं बोलूं कि पार्लियामेंट, की मतलब पार्लियामेंट अगर कोई लॉ बनाती है, तो पार्लियामेंट आप जानते हैं हमारी एक सोवरन बॉडी है। तो पार्लियामेंट जो लॉ बनाती है, जैसे टेक एन एग्जांपल, हमने कहा पार्लियामेंट ने लॉ बनाया, पॉक्सो का मानते हैं, पॉक्सो 2012 ये लॉ बनाया पार्लियामेंट ने। राइट, अब ये लॉ एक कमांड है, ये जो लॉ बनाया गया है पॉक्सो पार्लियामेंट के द्वारा, क्योंकि पार्लियामेंट एक सोवरन अथॉरिटी है, उसने ये पॉक्सो बनाया तो ये कमांड हो गया। और यहाँ पर जो हम लोग हैं, सभी लोग हैं जो इस देश के लोग हैं, वो अगर इसे नहीं मानेंगे, इसका उल्लंघन करेंगे, इसमें जो भी लिखा गया है, तो उस व्यक्ति को क्या मिलेगा, दंड, यानी कि सैंक्शन।
तो आप समझ पाए होंगे पॉजिटिव लॉ का मतलब क्या है। तो आमतौर पे आप ये कह सकते हैं जो संसद हमारी कानून बनाती है, उसको हम पॉजिटिव लॉ कह सकते हैं। हालाँकि आपने ये भी ध्यान देना है कि यहाँ पर ऑस्टिन ने जब पॉजिटिव लॉ को समझाने का प्रयास किया था, तो उन्होंने क्या इसका इंटरप्रिटेशन किया था, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इन्होंने कहा था, अपने ही शब्दों में था इनका कि द एक्जिस्टेंस द एक्जिस्टेंस ऑफ लॉ एक अलग मुद्दा है और इट्स मेरिट एंड डीमेरिट एक अलग मुद्दा है। मतलब कोई कानून बनाया जा रहा है, एक कानून अस्तित्व में आया, कैसा आया? एक संप्रभु, एक सोवरेन बॉडी ने कानून बनाया, वो एक अलग मुद्दा है। अब वो कानून सही है या नहीं है, वो एक अलग मुद्दा है। तो यहाँ पर ज़्यादातर हमारा ऑस्टिन इस चीज़ को बायपास करना चाह रहा है। ये जो मेरिट और डीमेरिट वाली बात है, क्योंकि डीमेरिट और मेरिट में पता कैसे चलता है? जब हम एनालिसिस करते हैं, उसका गहन अध्ययन करते हैं। और ये एनालिसिस जो है वो ज़्यादातर साइंटिफिक अप्रोच होता है, साइंटिफिक अप्रोच। पर यहाँ यहाँ हमारे ऑस्टिन साहब ने कोई भी साइंटिफिक अप्रोच की बात नहीं कर रखी है। तो यानी कि वो कहना चाह रहे हैं कि ये जो बात सही और गलत की है, जूरिस्प्रूडेंस का इससे कोई मतलब नहीं होता है। सही और गलत से कोई मतलब नहीं होता है। उसका मतलब है, जो लॉ है, वो कैसे आया, बस इससे मतलब है। अर्थात वो क्या कहना चाह रहे हैं इससे? वो कहना चाह रहे हैं कि जो पॉजिटिव लॉ है, उसका जो कंसर्न है, उसका जो कंसर्न्ड है, माफ कीजिएगा, उसका जो कंसर्न्ड है, पॉजिटिव लॉ का कंसर्न्ड है, वो है व्हाट द लॉ इज, व्हाट द लॉ इज। यानी कि जैसे मैंने बताया ना, लॉ सोवरेन बॉडी लेके आ रहा है, सोवरेन अथॉरिटी संप्रभु लेके आ रहा है, और जो भी उसको नहीं मानेगा तो उसको दंड मिलेगा। तो व्हाट द लॉ इज, लॉ का चरित्र क्या है? ऐसा है कि अगर आप नहीं मानेंगे तो आपको दंड मिलेगा। तो पॉजिटिव लॉ का ये कंसर्न है, और कंसर्न क्या नहीं है, वो किसकी बात नहीं करता है? पॉजिटिव लॉ किसकी बात नहीं करता है एज पर ऑस्टिन? वो बात नहीं करता है व्हाट इट आउट टू बी। यानी कि व्हाट इट आउट टू बी का मतलब क्या हुआ? व्हाट इट आउट टू बी का मतलब हुआ, व्हाट इट आउट टू बी का मतलब हुआ कि कैसा होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर उन्होंने मॉरल की बात कर दी, नैतिकता की बात कर दी। तो कानून की नैतिकता एज पर ऑस्टिन वो जूरिस्प्रूडेंस के अंदर नहीं आता है। कानून की नैतिकता यानी कि कानून कैसा है, अच्छा है, बुरा है, इस तरह की जो जो एक सोच होती है कि कानून कैसा है, वो ऑस्टिन के जूरिस्प्रूडेंस में नहीं आता है। ये बात आपने याद रखनी है। तो आप समझ गए होंगे कि पॉजिटिव लॉ का यहाँ पर क्या मतलब है। पॉजिटिव लॉ में क्या होते हैं? 3 कंपोनेंट होते हैं। यहाँ पर एक सोवरेन होता है, एक कमांडिंग होती है और एक सैंक्शन होता है, ठीक है? जैसे पार्लियामेंट जो कानून बनाती है, उसको हमने यहाँ रखा था उदाहरण। पर ये भी याद रखिएगा, आज के समय में अगर पार्लियामेंट जो कानून बनाती है, तो वो नैतिकता के आधार पे भी बनाए जाते हैं। एज़ पर ऑस्टिन जूरिस्प्रूडेंस में नैतिकता नहीं आती है। पर पार्लियामेंट जो कानून बनाता है, आपको पता है, उसमें नैतिकता ज़रूर देखी जाती है। जैसे हम समाजवादी हैं, तो ऐसा कोई कानून अगर पार्लियामेंट ला रही है, जो समाजवादी सिद्धांत के विरुद्ध काम करता है, तो ऐसे कानून को नहीं लिया जाएगा, आज के हिसाब से। तो ये बात याद रखिएगा। आगे देखते हैं, ऑस्टिन ने क्या किया था, जो जूरिस्प्रूडेंस है, उसको 2 क्लासेस में डिवाइड किया था, एक जनरल और एक पर्टिकुलर। जनरल का यहाँ पर मतलब था, ऐसे जो जनरल होते हैं, जो पूरे आपके दुनिया में लागू होते हैं। जैसे उदाहरण मैं देता हूँ आपको, जैसे राइट्स की बात करें, तो राइट्स देखिए, अगर मैं इंडिया को देखूँ तो इंडिया में राइट्स कहाँ मिलते हैं आपको? फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं, राइट? अगर मैं मौलिक अधिकारों की बात करूँ, हमारे संविधान के पार्ट 3 में मिलते हैं, राइट? वैसे ही यही राइट्स हमें जो इंडिविजुअल लेवल के राइट्स होते हैं, ये हमें, अगर मैं यूएसए की बात करूँ, तो वहाँ बिल्स ऑफ राइट्स नाम से मिलते हैं। बिल्स ऑफ राइट्स नाम से मिलते हैं। तो ऐसे ही हर देश में आपको ये राइट्स दिखाई देते हैं, अधिकार दिखाई देते हैं। जैसे ड्यूटीज़ की बात हो, भारत में भी ड्यूटीज़, कर्तव्यों की बात आपको दिखती है भाग 4 ए में, है ना? भाग 4 ए जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करता है, वैसे ही अलग-अलग जो राज्य हैं, अलग-अलग देश हैं, वहाँ भी आपको दिखाई देता है। जैसे बात हम करें एक्ट्स की, ठीक है? जैसे कोई एक्ट करने से वो अपराध की श्रेणी में आता है, आप कहीं भी चले जाइए। जैसे मर्डर है, किसी का जीवन ले लेना जानबूझकर, तो वो हर जगह कहीं न कहीं क्या होता है?
अपराध होता है, वैसी ओमिशन है, किसी काम को ना करना, किसी काम को ना करना। उदाहरण, जैसे उम्मीद की जाती है कि जो गाड़ी आप चला रहे हैं, आपकी उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए और आप अपने साथ डीएल कैरी करने चाहिए। ये आपसे उम्मीद की जाती है कि आप ऐसा करेंगे, पर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, कि आप अपने साथ डीएल नहीं रख रहे हैं। जो एक्ट आपने करना चाहिए था, वो एक्ट आप नहीं कर रहे हैं, आप डीएल नहीं रख रहे हैं, तो ये ओमिशन की श्रेणी में आ जाता है। और लास्ट हम कहेंगे लायबिलिटीज़। जैसे आप कोई भी ऑफेंस करते हैं, जैसे कि आपने क्रिमिनल किया, सिविल किया, तो ऑब्वियसली आप लायबल हो जाते हैं कानून के समक्ष, आपको दंड दिया जाता है, फाइन लिया जाता है आपसे। तो ये सब लायबिलिटीज़। तो आपने देखा होगा जैसे राइट्स हो गए, एक्ट या ओमिशन हो गया, लायबिलिटीज़ हो गई, ओनरशिप की बातें हो गई, तो ये जितने भी हमारे सिद्धांत हैं, राइट? इस पे आपको जो लॉ दिखता है, राइट? इससे संबंधित जो आपको कानून दिखते हैं, ये सारे के सारे आपके जनरल प्रूडेंस जूरिस्प्रूडेंस के अंतर्गत आते हैं। और याद रखिएगा, बात सही गलत की नहीं होती है। जैसे अगर एक एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूँ, ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे 44th अमेंडमेंट, भारत में 44th अमेंडमेंट हुआ था 1978 में। अगर मैं उससे पहले की बात करूँ तो आपको क्या दिखता है? आपको दिखता है कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो एक फंडामेंटल राइट थी। आई रिपीट, राइट टू प्रॉपर्टी जो आर्टिकल 31 में दिखता है आपको और 19(1) एफ में दिखता था आपको, वो एक फंडामेंटल राइट था तब। तो वो एक फंडामेंटल राइट था। अब सही था, गलत था, वो इंपॉर्टेंट नहीं था, वो एक फंडामेंटल राइट था, प्रॉपर्टी। क्योंकि हर जगह आपको पता है प्रॉपर्टी की ओनरशिप दी जाती है। तो हमारे वहाँ जब 44th अमेंडमेंट से पहले जो प्रॉपर्टी की ओनरशिप दी जाती थी, वो क्या थी? वो एक फंडामेंटल राइट थी। यानी कि स्टेट के अलावा कोई ले ही नहीं सकता, स्टेट भी लेगा तो जस्टिफाई करना पड़ेगा। तो 44th अमेंडमेंट 1978 के बाद हमने ये हटा दिया, राइट? ये लॉ को हटा दिया। तो इन शॉर्ट आप क्या समझ रहे हो? इन शॉर्ट आप ये समझिएगा कि जनरल में वो आता है, ऐसे सिद्धांत आते हैं जो वर्ल्ड वाइड लागू होते हैं, जो किसी एक बाउंड्री, एक सीमा तक सीमित नहीं होते हैं, राइट? और वहीं पर पर्टिकुलर की बात की जाए तो इसमें उन कानूनों को समझा जाता है, उन कानूनों के बारे में व्याख्या की जाती है, समझा जाता है, जो एक स्टेट स्पेसिफिक होते हैं, किसी देश से संबंधित होते हैं। जैसे अगर मैं इंडिया की बात करूँ, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 या आईपीसी हो गया आपका 1860। तो ये आप देख रहे होंगे, दोनों ही आपके इंडिया के दिख रहे हैं। तो इन कानूनों को जब पढ़ा जाता है, तो ये आते हैं आपके पर्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस में। तो जनरल क्या हो गया? जो हर जगह लागू होता है, ऐसे सिद्धांत, ऐसी फिलॉसफी जो हर जगह लागू होती है, राइट? और पर्टिकुलर में क्या होता है? यहाँ पर ऐसे पॉजिटिव लॉज होते हैं, ठीक है? जहाँ पर हम क्या करते हैं, वो पर्टिकुलर एरिया में काम करते हैं। और यहाँ पर थोड़ा-सा जब हम इन पॉजिटिव लॉज को पढ़ते हैं, तो इसमें हम थोड़ा-सा इसका इस्तेमाल करते हैं, एनालिटिकल इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि साइंस लिखा है ना, साइंस में क्या होती है? तुलना होती है, एनालिसिस करते हैं उसका, ठीक है? फिलहाल इतना याद रखिएगा, जनरल मतलब ऐसे कानून जो हर जगह इस्तेमाल होते हैं और पर्टिकुलर मतलब पर्टिकुलर देश के। तो ये ऑस्टिन ने बोला था। तो ऑस्टिन का मुझे उम्मीद है आप याद रखिएगा। पॉजिटिव लॉ क्या होता है? मैंने बताया, इसमें 3 कंपोनेंट है, कमांड होता है, संप्रभु होता है यानी कि सोवरेन होता है और सैंक्शन होता है। फिर और फर्दर इन्होंने इसको 2 में डिवाइड किया। तो ये बात आपने याद रखनी है। हालाँकि ये जो डेफिनिशन है आज के समय में ये उतनी ऑथेंटिक नहीं है, जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ पर ऑस्टिन की जो कमी है, वो ये है कि इन्होंने यहाँ पर एक मोरालिटी को बाईपास किया है, राइट? एक सोवरेनिटी की बात करी है। और आज के समय में आपको पता है कि कहीं पर भी अगर सोवरेनिटी होती है, तो सोवरेनिटी भी पूरी तरह से एब्सोल्यूट सोवरेनिटी नहीं होती, पूरी तरह से शक्ति नहीं दी जाती। जैसे भारत की बात करेंगे, तो भारत में आपको डिवीज़न ऑफ पावर दिखेगा। क्या दिखेगा? डिवीज़न ऑफ पावर, राइट? सोवरेनिटी अगर देखा जाए तो हमारे संविधान के पास है, पर संविधान तो किताब है ना। अगर पार्लियामेंट है, तो अपने वो लेजिस्लेचर में सुप्रीम है, वहीं पर हमारा सुप्रीम कोर्ट है, वो जुडिशियल में सुप्रीम है, वैसे ही हमारे जो राष्ट्रपति हैं, वो एग्जीक्यूटिव में सुप्रीम है। तो आप जानते हैं देयर इज़ अ सेपरेशन ऑफ पावर इन एवरी कंट्री आई गेस, राइट? आज के समय में एक एब्सोल्यूट पावर की तो बात होती ही नहीं है, राइट? तो इसीलिए ऑस्टिन का जो ये पॉजिटिव लॉ का कॉन्सेप्ट था, जो हमें दिखाई तो देता है कि सोवरेन अथॉरिटी कानून बना रही है, बट आज नैतिकता भी उसमें इंक्लूड की जाती है। और ऑस्टिन के हिसाब से इसमें फॉर्मल यानी कि इसमें मॉरल की कोई बात ही नहीं है, राइट? आगे हम बात करेंगे हॉलैंड। हॉलैंड ने क्या कहा? हॉलैंड की जो परिभाषा है, हॉलैंड ने क्या करा है? पॉजिटिव लॉ को तो लिया है सिद्धांत, पर इसने फिलॉसफी नहीं कहा, इसने क्या कर दिया? इसको फॉर्मल साइंस की तरफ डाल दिया।
अब इसको जरा समझना पड़ेगा कि पॉजिटिव लॉ तो आप जानते हैं पॉजिटिव लॉ क्या है, जो अभी हमने ऑस्टिन में देखा, पर इसने पॉजिटिव लॉ को किससे जोड़ दिया है? फॉर्मल साइंस से, जो कि ऑस्टिन ने नहीं जोड़ा था। तो फॉर्मल साइंस का यहाँ पर क्या मतलब है? तो यहाँ पर जो शब्द फॉर्मल है, फॉर्मल जो शब्द है उससे क्या मतलब? फॉर्मल से मतलब है इट कंसर्न्ड विद द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर से कंसर्न करता है ये, लॉजिक से कंसर्न करता है ये। अब और भी चीजें हो सकती है एक्सेट्रा, अब इसको एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। इसका एग्जांपल है आपका, जैसे एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो तभी वैलिड माना जाएगा जब सबसे पहले तो उसकी शुरुआत होती है एक ऑफर से। देखिए स्ट्रक्चर बन रहा नहीं बन रहा है, स्ट्रक्चर मतलब लीनियर पैटर्न होता है। तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत होती है ऑफर से, फिर नेक्स्ट स्टेप होता है एक्सेप्टेंस, सामने वाला एक्सेप्ट करेगा, फिर दोनों के बीच क्या होगा? कंसिडरेशन होगा। कंसिडरेशन मतलब होता है कहीं ना कहीं एक्सचेंज ऑफ कॉमोडिटी। जैसे मैं अगर आपसे, आप एक शॉपकीपर है, मैं आपसे अगर कोई प्रोडक्ट लेता हूँ तो बदले में मैं आपको पैसे दे रहा हूँ और आप मुझे प्रोडक्ट दे रहे हैं। तो मेरा कंसिडरेशन है प्रोडक्ट, आपका कंसिडरेशन है पैसा। तो आपने देखा ना, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो है उसका एक स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है कि सबसे पहले ऑफर होता है, फिर एक्सेप्टेंस होता है, फिर कंसिडरेशन होता है। तो इसको हमारे हॉलैंड साहब ने फॉर्मल बोला है। फॉर्मल मतलब एक स्ट्रक्चर जो मैंने आपको दिखाया, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट में दिखाई देता है, राइट? अब देखिए आप ध्यान से, और साइंस मैंने बताई दी आपको, साइंस का मतलब होता है यहाँ पर एक एनालिटिकल स्टडी होती है, एनालिटिकल स्टडी होती है। यानी कि यहाँ पर कॉज एंड इफेक्ट की बात होती है, कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट की बात होती है, ठीक है? तो साइंस का तो ये मतलब होता है, ठीक है? जैसे एक एग्जांपल मैं आपको और दे सकता हूँ हॉलैंड के उसमें, जैसे कैसे फॉर्म, जैसे अगर आप आईपीसी को देखिए, आईपीसी, तो आईपीसी में आपने देखा होगा कि आपको क्या दिखता है कि जैसे ऑफेंस को समझाया जाता है ना, ऑफेंस को, कोई भी अपराध है आईपीसी में उसको समझाया गया है। तो बताया गया है कि जैसे कोई थेफ्ट आप ले लेते हैं, थेफ्ट को, थेफ्ट क्या होता है? ऐसा क्या एक्टिविटी है जो थेफ्ट कहलाएगी? आपको एक्टिविटी डिफाइन की जाती है ना, एक्टिविटी डिफाइन की जाती है कि अगर ये एक्टिविटी होगी तो थेफ्ट की कैटेगरी में आएगी, अगर कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी होगी तो मर्डर की कैटेगरी में आएगी। तो ये दिख रहा है आपको, एक साइंटिफिक अप्रोच दिख रही है आपको, राइट? कि पर्टिकुलर डिफाइन किया जा रहा है। ये एक्टिविटी होगी तो ये थेफ्ट माना जाएगा, अगर ये पर्टिकुलर एक्टिविटी होगी तो मर्डर होगा। अब मर्डर में भी देखिए, देखिए क्राइम जो होता है ना, क्राइम को कैसे, आपने आईपीएसी पढ़ाई होगा, एक स्ट्रक्चर होता है इसमें, सबसे पहले इंटेंशन होता है, फिर प्रिपरेशन होता है, फिर एक्शन होता है, फिर कंप्लीशन होता है, राइट? तो ये सारा क्या है आपका, ये आपका फॉर्म भी है। तो आईपीसी में आपको एक साइंटिफिक अप्रोच भी दिखती है, आपको दिख रहा है कि किस तरह से ये एक एक्सप्लेनेशन है कि ये एक्टिविटी हो जाएगी तो इसको हम ये बोलेंगे, ये एक्टिविटी होगी तो हम इसको मर्डर बोलेंगे, और साथ में इसका एक स्ट्रक्चर भी होता है, जैसे मैंने क्राइम के केस में बताया आपको आईपीएसी। तो हॉलैंड साहब ने ये बात बताई। तो हॉलैंड साहब ने क्या करा कि इसको थोड़ा-सा और ज़्यादा फ़िल्टर कर दिया, किसकी डेफिनिशन को? ऑस्टिन की। तो ऑस्टिन ने क्या कहा था? ऑस्टिन ने तो अगर आप देखेंगे, ऑस्टिन ने साफ कहा था फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ, यहाँ पर फिलॉसफी शब्द का इस्तेमाल किया था, ठीक है? पर इसने क्या करा, इस पॉजिटिव लॉ में क्या जोड़ दिया है? फॉर्मल साइंस। फॉर्मल मतलब स्ट्रक्चर, साइंस मतलब पूरा एक्सप्लेन करना, अगर ये होगा तो क्या होगा? कॉज़ एंड इफेक्ट, राइट? तो हम, आप समझ रहे होंगे, इसलिए आईपीसी इनको हम यहाँ रख सकते हैं हॉलैंड के उसमें। अब देखिए कीटन नहीं है, कीटोन है, ये गलती से प्रिंट हो गया है, टीओएन लगा लीजिएगा, कीटोन। कीटोन की डेफिनेशन से पहले हम पहले साल्मन की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि कीटोन की डेफिनेशन सबसे ऑथेंटिक मानी जाती है। तो पहले साल्मन की डेफिनेशन देख लेते हैं। साल्मन ने क्या कहा, इसने भी क्या करा, ऑस्टिन की तरह इसको डिवाइड कर रखा है। जैसे ऑस्टिन ने जनरल और पर्टिकुलर में डिवाइड किया था, ये देखिए जनरल और पर्टिकुलर, वैसे ही साल्मन ने जेनरिक, जेनरिक और स्पेसिफिक में डिवाइड कर रखा है। आइए समझते हैं, सबसे पहले साल्मन का हम समझते हैं जूरिस्प्रूडेंस क्या है। क्योंकि ये कहते हैं जूरिस्प्रूडेंस जो है वो टू सेंसेस में देखना पड़ेगा। एक है आपका जेनरिक सेंस, जिसे इन्होंने बोल दिया एज अ साइंस ऑफ सिविल लॉ, और स्पेसिफिक को इन्होंने क्या बोला है? एज द साइंस ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ। अब सबसे पहले हम ये वाला देख लेते हैं, जेनरिक सेंस वाला, ठीक है? अब देखिए इसमें क्या होता है, इसको मैं ना एक आपको एक डायरेक्ट एग्जांपल से समझाता हूँ भारत का, जिससे कि हमें आसान हो जाए। एज अ साइंस ऑफ सिविल लॉ का क्या मतलब है? अगर आप केस उठाते हैं, मनेका गांधी केस, मनेका गांधी केस कब का था? ये 1978, आपको पता ही है। और इसमें क्या हुआ था आप जानते हैं, जो आर्टिकल 21 में लिखा गया है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, आपने पढ़ा ही है, आर्टिकल 21 होता है कि
वहां पर आपको एक राइट मिलता है लाइफ एंड लिबर्टी का, और आगे लिखा है एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। बट आपको पता है मनिका गांधी केस से वो प्रोसीजर ऑफ एस्टैब्लिश लॉ को कहीं ना कहीं किस में डाइवर्ट कर दिया गया है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में क्या होता है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में कानून की नैतिकता भी देखी जाती है। यानी कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को लाने का मतलब है कि ऑस्टिन और हॉलैंड को बाहर कर दिया गया है, क्योंकि ऑस्टिन और हॉलैंड ने नैतिकता की तो बात करी नहीं थी। ठीक है, ऑस्टिन ने तो फिलॉसफी की बात करी, उसने पॉजिटिव लॉ की बात करी थी, नैतिकता की बात करी नहीं थी कि कानून अच्छा है बुरा है। और हॉलैंड ने भी उसको साइंटिफिक और फॉर्मल स्ट्रक्चर दे दिया, पर ये बात उसने भी नहीं करी थी कि नैतिकता के आधार पे वो खरे उतरना चाहिए। पर देखिए ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में क्या है कि कोई भी प्रोसीजर बनाया, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, यानी कि लॉ जो प्रोसीजर से बनाया गया है, बाद में उसको इस आधार पे भी खारिज किया जा सकता है कि वो नैतिकता पे खरे नहीं उतर रहा है। समाज की जो नैतिकता होती है, जो मॉरल वैल्यूज होती हैं, उस पे वो खरा नहीं उतर रहा है। तो क्या समझे हम मनेका गांधी केस से, कहीं ना कहीं जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को लाया गया भारत में, उसने क्या करा, हॉलैंड और ऑस्टिन को बाहर कर दिया, ये समझिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि इन जेनरिक सेंस में क्या होता है, एज अ साइंस ऑफ सिविल लॉ, यानी कि जो हमारा जेनरिक सेंस में ये है कि जो लॉ है, लॉ को एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट में रखा गया है, यानी कि इसका स्कोप क्या है, ये बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि साइंस में क्या होता है, आपको पता है कॉज एंड इफेक्ट होते हैं, कॉज एंड इफेक्ट। ठीक है, तो कॉज एंड इफेक्ट क्या हो सकते हैं, उसको सीमित नहीं कर सकते वो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, प्रभाव जो होता है वो अलग अलग आ सकता है, राइट। जैसे इमेजिन करिए कि आप यू नो पेट्रोल को पेट्रोल को किसी प्लेन सरफेस के ऊपर रखेंगे तो उसमें आग जलेगी, राइट। आग एक अच्छी खासी जलेगी, पर वही सरफेस वाटर का होगा, वाटर सरफेस है, वहां पर आप पेट्रोल डाल रहे हैं, आग वहां भी जलेगी, पर आप कंपैरेटिवली देखेंगे दोनों में डिफरेंस होगा, क्योंकि यहाँ पर एक लैंड सरफेस है जहां आपने पेट्रोल रख के आग जलाई है, और ये वाटर सरफेस है जहां पर आपने पेट्रोल रख के आग जलाई है, तो दोनों में डिफरेंस आपको दिखेगा जब आप कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, जेनरिक सेंस में क्या होता है कि उस डेफिनेशन को निश्चित नहीं रखा जाता है, राइट, उस डेफिनेशन को निश्चित नहीं रखा जाता है, उस डेफिनेशन को जो हमारा कोर्ट होता है वो उसको एज पर द सिनेरियो चेंज कर सकता है। तो मैंने आपको बताया ना मनेका गांधी केस से, जो 1978 का था, उसमें क्या था, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ जो हमारे आर्टिकल 21 में मेंशन है डॉक्ट्रिन, उसको कहीं ना कहीं चेंज किया गया, इससे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से, राइट। अब आपके मन में प्रश्न प्रश्न आ सकता है कि जब आप आर्टिकल 21 पढ़ेंगे अपनी बेरेट से संविधान की, तो आपको दिखेगा वो तो अभी भी प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ लिखा हुआ है। तो मैंने क्या बोला आपको, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का एक अंग है, उसी के अंडर आता है प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, जिसमें यहाँ पर लिख देता हूँ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इक्वल्स टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ प्लस मॉरल वैल्यूज, मॉरल वैल्यूज देखा जाएगा। तो ये शब्द जो है ये अभी भी यही है मेंशन, इसको अमेंड करने की कोई जरूरत नहीं है, पर उन्होंने कहा है कि अब से जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ है उसको क्या समझा जाएगा, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो संविधान में आज भी प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ है, बट याद रखिएगा 1978 से इसकी जो एक डॉक्ट्रिन है, जो अर्थ है वो किसमें चेंज हो गया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पे। तो ये है आपका जेनरिक सेंस, राइट। अब मैं बात करूंगा स्पेसिफिक सेंस में। अब देखो जेनरिक सेंस में क्या है, बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैंने आपको ऑस्टिन के उसमें बताया था कि ऑस्टिन ने क्या कहा था, ऐसे-ऐसे ज्यूरिस्प्रूडेंस में ऐसे-ऐसे मुद्दे पढ़े जाएँगे जो हर जगह लागू होते हैं। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को जब भारत में लाया गया, तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ असल में कहाँ की डॉक्ट्रिन थी, यूएसए की। तो आपने देखा यूएसए की डॉक्ट्रिन को भारत में लाया गया, तो ये जेनरिक में आएगा, ठीक है? जेनरिक में। तो कहीं न कहीं जो आपको ऑस्टिन का यहाँ पर जनरल फॉर्म दिख रहा था, जनरल में भी तो हमने ये देखा था कि देश के पैरामीटर से बाहर की बातें, मतलब जो हर जगह लागू होता है। वही चीज़ हमें कहीं न कहीं कहाँ दिख रहा है, जेनरिक सेंस में, राइट? राइट? पर यहाँ पर इन्होंने थोड़ा साइंस डाला हुआ है, यानी कि कॉज़ एंड इफेक्ट वाली बात। और स्पेसिफिक सेंस में क्या है, वही बात है, इसमें स्पेसिफिक सेंस में भी आपका वही आ जाएगा। तो यहाँ पर भी साइंस है तो सिस्टमैटिक स्टडी हो जाएगी, पर स्पेसिफिक हो गया तो वो आपके पर्टिकुलर देश की बात होगी। जैसे एग्जांपल हम लिख लेते हैं इसमें, जैसे स्टडी ऑफ आईपीसी, आईपीसी हो गया, सीआरपीसी हो गया, ये आपके इंडियन पिनल कोड हो गया, ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हो गया, तो ये सारे के सारे क्या है आपके इंडिया के हैं, राइट। राइट, और जैसे कि एक एग्जांपल जैसे मेंस रिया होता है, मेंस रिया, अब मेंस रिया तो आप कहोगे सर ये तो वर्ल्ड वाइड होता है ना मेंस रिया, पर मेंस रिया का इंटरप्रिटेशन भारत में कैसा है, ठीक है, क्योंकि मेंस रिया का इंटरप्रिटेशन व्याख्या आपको कहाँ मिलती है, आईपीसी में।
तो मेंस रिया की जो इंटरप्रिटेशन आईपीसी में है, और आईपीसी कहाँ का है, भारत का है, तो मेंस रिया को आईपीसी के हिसाब से व्याख्या की जाएगी ना, उसको पढ़ा जाएगा। तो ये आपका सब कहाँ जाएगा, स्पेसिफिक में। स्पेसिफिक मतलब विद इन दी कंट्री। तो यहाँ पर क्या होता है, काफी कंफ्यूजन होता है हमें सालमंड और ऑस्टिन में। बस कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं ये बोल दूंगा आपको कि ऑस्टिन जो है, यहाँ पर ये फिलोसफी की बात करता है, साइंस की बिल्कुल बात नहीं करता है। बाकी यहाँ पर जनरल और पर्टिकुलर बिल्कुल सेम है दोनों का, जेनरिक और स्पेसिफिक दोनों का सेम है। पर ये किसकी बात करता है, ये साइंस जरूर लगाता है। साइंस मतलब होता है कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है, जहां पर हम एक एनालिटिकल स्टडी करते हैं, ठीक है, जिसे एक सिस्टमेटिक वे में लाते हैं हम उसको। तो जैसे मनिका गांधी केस जो है, वो मैंने यहाँ क्यों रखा, क्योंकि वो एक सिस्टमेटिक था। क्योंकि जिस हिसाब से स्थिति हुई थी, तो उस समय जो भारत के हिसाब से, भारत में जो एक सोशलिस्ट आइडियोलॉजी है, तो वहां पर ड्यू प्रोसेस जो है वो सबसे बेस्ट फिट होता है। क्योंकि ड्यू प्रोसेस क्या करता है, वो नैतिकता को भी चेक करता है। कानून चाहे प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ पास हो जाए, राइट। तो हमने क्या सीखा, एक सीन में यहाँ पर एक बता देता हूँ। ऑस्टिन ऑस्टिन के केस में मैंने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्यों नहीं लिया, क्योंकि मैंने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इसलिए नहीं लिया क्योंकि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नैतिकता को भी चेक करता है, मॉरल एथिक्स को भी चेक करता है। पर ऑस्टिन ने तो इसकी बात की नहीं थी, इसीलिए ऑस्टिन के लिए तो हम कहेंगे प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ, प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ, राइट। और प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ कैसे था उसका, कि एक सोवरेन बॉडी होनी चाहिए, फिर कमांडिंग अथॉरिटी प्लस सैंक्शन। पर यहीं पर मैं सालमंड को देखो, तो सालमंड ने जो है यहाँ पर प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ को उसने एक यू नो एक सिस्टमेटिक वे में दर्शाया, सिस्टमेटिक वे में, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको बताया दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, कि जो सालमंड है वो साइंटिफिक बात करता है और वो साइंटिफिक बात नहीं करता है, कौन, ऑस्टिन। पर दोनों में जेनरिक और स्पेसिफिक दोनों, उसका जनरल है और ये स्पेसिफिक है। दायरे के हिसाब से जनरल मतलब कहीं भी लागू हो सकता है, ऐसे सिद्धांत जो कहीं भी लागू होते हैं। जैसे ड्यू प्रोसेस हमने कहाँ से लिया था, यूएसए से। और स्पेसिफिक कहाँ से है, बिल्कुल विद इन कंट्री। अब लास्ट जो है हमारा पढ़ने के लिए, वो है कीटोन का। कीटोन का मैंने इसलिए आपको लास्ट पढ़ाया, मैंने कहा था इसको कीटोन कर दीजिएगा, ओ कर दीजिएगा। कीटोन इसलिए बता रहा हूँ लास्ट में, क्योंकि कीटोन की डेफिनेशन सबसे बेस्ट मानी जाती है। बाकी लोगों की डेफिनेशन कहीं ना कहीं उतनी ऑथेंटिक नहीं मानी गई। तो इन्होंने क्या किया, जूरिस्प्रूडेंस इज द स्टडी एंड सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ। तो सिस्टमैटिक अरेंजमेंट कहते ही यानी कि इन्होंने भी साइंस को सपोर्ट किया है, ठीक है। सिस्टमैटिक अरेंजमेंट की बात कही है इन्होंने, और जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ। तो आइए जरा इसको तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले तो देखो, यहाँ पर कोई भी, जैसे आगे हमने जैसे सालमंड देखे थे, ऑस्टिन देखा, सालमंड देखा, तो दोनों ने कहीं ना कहीं जनरल और स्पेसिफिक की बात करी है, राइट। कीटोन जो है उसने स्पेसिफिक की बात नहीं करी है, जनरल की बात करी है, कि जुरिस्प्रूडेंस में हम ज्यादातर उन लॉज को पढ़ते हैं जो जनरल इन नेचर होते हैं, यानी कि ऐसे लॉज जो एक बेसिक होते हैं लॉज के, वो पर्टिकुलर किसी कंट्री के लिए नहीं होते हैं, यानी कि न्याय को रखने के लिए वो बहुत जरूरी होते हैं, वो वर्ल्ड वाइड काम करते हैं। तो जनरल को रखा है इसने, स्पेसिफिक को नहीं लिखा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जब वो एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट कह रहे हैं, तो सिस्टमेटिक अरेंजमेंट में आपका आ गया है, क्या आ गया है आपका, आ गया है यहाँ पर नेचर, पर्पस एंड स्ट्रक्चर। नेचर, पर्पस एंड स्ट्रक्चर आ गया है। सिस्टमेटिक अरेंजमेंट का मतलब ही ये है इनका, ठीक है। और उसकी स्टडी है, क्योंकि नाम ही है जूरिस्प्रूडेंस। अब आइए इसको समझते हैं कैसे। जैसे एक एग्जांपल से समझाता हूँ, ज्यादा क्लियर हो जाता है। जैसे मैं बात करूं केशवानंद भारती केस, आपको पता ही है अभी तक की सबसे बड़ी बेंच है इसमें 13 जजेस की। तो केशवानंद भारती केस 1973, या मैं बात करूं इंदिरा गांधी केस और राजनारायण वाला, तो राजनारायण केस लिख लेते हैं, राजनारायण केस 1975 का। तो उन दोनों केसों में आप देखेंगे, तो इन दोनों केसों के द्वारा हमारा जो कोर्ट है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रूल ऑफ लॉ को अपहेल्ड करा। क्या करा, अपहेल्ड करा। यानी कि सबसे ऊपर किसको रखा, कि क्या होगा, अथॉरिटी का रूल नहीं होगा, रूल ऑफ लॉ होगा। यानी कि कोई इंडिविजुअल सबसे ऊपर नहीं होगा, सबसे ऊपर क्या होगा, लॉ होगा, रूल ऑफ लॉ होगा, ठीक है। और इसको रूल ऑफ लॉ को किसका पार्ट रखा, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बना के रखा, क्योंकि आप जानते हैं केशवानंद भारती केस से बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन इंट्रोड्यूस की गई भारत में, राइट। तो केशवानंद भारती केस और राजनारायण केस में रूल ऑफ लॉ को एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बताया गया। अब यहां पर देखिए क्या है, तो यहां पर देखिए जब इसको भारत में लाया गया बेसिक स्ट्रक्चर को, अब आपको पता है बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है, नाम ही क्या लगा इसमें, स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर फॉर्म में है,
और ये जनरल फॉर्म है क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर जो डॉक्ट्रिन है, वो तो हर जगह लागू होती है ना। यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब होता है किसी भी देश का जो मूल सिद्धांत है, जैसे भारत एक सोशलिस्ट है, समाजवादी है, तो समाजवादी विचारधारा के कुछ मूल सिद्धांत होते हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं। यस, मूल सिद्धांत होते हैं। उसके विरुद्ध कोई भी कानून नहीं आना चाहिए। जैसे सोशलिस्ट का एक मूल सिद्धांत है जो समानता की बात करता है, इक्वालिटी की बात करता है। अब टेक एन एग्जांपल, कोई वर्ण सिस्टम को दोबारा लाना चाह रहा है, आपको पता ही है, वर्ण सिस्टम जो 1000 बीसी से 600 बीसी में भारत में आया था, आर्यंस के दौरान, लेटर आर्यंस। 1000 से 600 बीसी में ये जो वर्ण सिस्टम आया था, अगर इमेजिन करिए आज इससे संबंधित कोई कानून लाया जाएगा, क्या वो ला सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो इक्वालिटी के अगेंस्ट चला जाएगा, क्योंकि समाजवादी विचारधारा का जो मूल सिद्धांत है वो समानता होता है। तो ऐसा कानून लाया जा सकता है? नहीं, ये बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट चला जाएगा। तो ऐसे ही क्या होता है, जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, ये एक जनरलाइज़ फॉर्म का होता है, ये हर देश में आपको मिलेगा, ठीक है? राइट? और बेसिक स्ट्रक्चर में हम उन सिद्धांतों को डालते हैं, उनको स्टडी करते हैं हम, और सिस्टमैटिक उसका अरेंजमेंट करते हैं कि हाँ भाई, इस विचारधारा में, जैसे समाजवादी समाजवादी विचारधारा में, सोशलिस्ट विचारधारा में सोशलिस्ट विचारधारा में कभी भी वर्ण सिस्टम नहीं लाया जा सकता। तो देखिए ये इससे लिंक हो रहा है ना, ये लिंक हो रहा है इससे, क्योंकि विचारधारा तो सोशलिस्ट होती है, कम्युनिस्ट होती है, कम्युनिस्ट होती है, राइट? कैपिटलिस्ट होती है। तो ये अलग-अलग जो विचारधाराएँ आपको दिख रही हैं, तो हर विचारधारा से जुड़ा हुआ एक ऐसा सिद्धांत होगा जो उससे बाहर आ ही नहीं सकता। तो अगर वर्ण सिस्टम को लाया जाएगा तो ये समानता के अधिकार को खंडित करेगा, तोड़ेगा। तो सोशलिस्ट में एक इक्वालिटी का होना बहुत ज़रूरी है। इक्वालिटी को आप सोशलिस्ट से बाहर नहीं कर सकते। समानता को आप समाजवादी विचारधारा से बाहर नहीं कर सकते। और समानता कैसी है ये? समानता ऐसी है कि अगर गरीब व्यक्ति है, उसको गरीब व्यक्ति के लिए आरक्षण दिया जाएगा। असमानता करके समानता लाना, ये सोशलिस्ट विचारधारा का एक मूल सिद्धांत है। इसीलिए आपने देखा होगा भारत में रिजर्वेशन जो कॉन्सेप्ट है वो चलता है, और कभी भी उसमें संविधान इसके विरुद्ध काम नहीं कर पाता, क्योंकि समाजवादी विचारधारा में सभी का साथ, सभी का विकास होता है, ठीक है? और सभी का विकास के लिए जो गरीब वर्ग है उसको एक्स्ट्रा एफर्ट देने पड़ते हैं, राइट? और कोई जिसे हम कहते हैं जो दलित वर्ग का व्यक्ति है उसको ज्यादा आरक्षण देना पड़ता है, जिससे कि वो आगे बढ़ सके, राइट? तो क्या सीखे आप? तो यहाँ पर आपको ये समझ में आया कि यहाँ पर क्या है, स्टडी एंड सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ। तो जूरिस्प्रूडेंस में जैसे बेसिक स्ट्रक्चर की बात है, वो हम जूरिस्प्रूडेंस में देखेंगे। ड्यू प्रोसेस की बात है, वो भी हम बेसिक स्ट्रक्चर में देखेंगे, ठीक है? तो आपको, मुझे उम्मीद है ये बात समझ पाए होंगे, तो माफ कीजिएगा, समझ पाए होंगे आप लोग। अब देखिए हमें एक कन्फ्यूजन निकल के आता है कि हमें लगता है ये डेफिनेशन आपस में क्या कर रही है, ये तो है ना, आपस में जुड़ी हुई लग रही है, मैच कर रही है, जैसे कीटोन की डेफिनेशन, हॉलैंड की, ऑस्टिन की, साल्मन की डेफिनेशन, राइट? तो देखो मैंने क्या बताया था, सभी ने जूरिस्प्रूडेंस की डेफिनेशन को समझाया है। पहले इसको सिर्फ फिलोसफिकल एंगल में रखा गया, ऑस्टिन की डेफिनेशन याद रखिए। फिर उसको धीरे-धीरे कहीं न कहीं साइंटिफिक वे में लाया गया। हालाँकि दोनों में ही कहीं न कहीं मॉरल की बात ही नहीं की गई। साइंटिफिक कौन लेके आया? हॉलैंड लेके आया। और साल्मन की भी बात की जाए तो साल्मन ने इसको साइंटिफिक किया, पर उसने भी कहीं न कहीं नैतिकता की उतनी बात तो नहीं करी जो करनी चाहिए थी, राइट? पर उसने भी क्या करा, ऑस्टिन की तरह इसको पर्टिकुलर और जनरलाइज़ फॉर्म कर दिया था। पर लास्ट में हमें कीटोन दिखा, कीटोन ने इसको डेफिनिशन को थोड़ा सही से समझाया। कीटोन ने कहा भैया जूरिस्प्रूडेंस में सबसे पहले तो हम स्पेसिफिक की चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ जनरल की बात करेंगे, ठीक है? ऐसे सिद्धांत जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल हो जाएँ, ठीक है? जैसे बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट, ड्यू प्रोसेस, तो इसमें स्पेसिफिक की बात तो करी नहीं है इसने। और फिर हम जो स्टडी करेंगे, स्टडी होगा और सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, उस पे ध्यान, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट का मतलब ये हो गया इसमें स्ट्रक्चर आएगा, नेचर आएगा सब, राइट? तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। बाकी रहा इसका नेचर की बात, इसके स्कोप की बात, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, राइट? तो सबसे कॉम्प्लिकेटेड स्टूडेंट को ये लगता है, नो डाउट कॉम्प्लिकेटेड है, फिलॉसफी है, इतना आसान भी नहीं होगा। एक बार आप लोग पढ़िएगा, कमेंट करिएगा, अगर आपको लगता है ये पसंद आ रहा है मेरा ये सेशन आप लोगों को, जो मैं ऐसे हमारे संविधान के हिसाब से इसे लिंक कर करके पढ़ा रहा हूँ, अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो कमेंट ज़रूर करिए, राइट? उससे क्या होता है, एक मोटिवेशन मिलता है मुझे भी, राइट? तो ये चीज़ करिएगा, आगे हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। तो यहीं से मैं ये एंड करने जा रहा हूँ। जय हिंद गाइस।